बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका दूसरा नाम जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक 2D का और दूसरा 3D का। जब 2D की बात करते हैं तो जस्ट हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों हमारे पास आते हैं। जबकि अगर हम 3D की बात करें तो हमारे पास एक तीसरा वेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, इसमें थर्ड प्लेन भी इन्वॉल्व होती है जिसको हम नाम देते हैं जेड एक्सिस का। ठीक है, ये बेसिकली जेड एक्सिस जो है ये एक्स और वाई इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर या 90 डिग्री की वैल्यू पे होता है। लेकिन जब हम इसको पेज पे ड्रॉ करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इस तरह से टेढ़ा करके ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधा जो है वो हम पेज पे इसको शो नहीं करा सकते, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअल में ये इन दोनों का जो ओरिजिन है इस पे 90 डिग्री पे होता है। आई से मुराद यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमने वैसे भी लगा है, हमने पहले से पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो होगी उसको शो करने के लिए आई वेक्टर होगा, वाई वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे प्रेजेंट करेगा और एक्स और जी एक्सिस को के से हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो इसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस होती है। बिल्कुल इसी तरह से आई जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये है, यहाँ पर जिसको हम माइनस आएगा इसी तरह से माइनस जे एंड माइनस के का नाम देंगे। ये बेसिकली हमारे पास कार्टेशियन यूनिट वेक्टर जो हमारे पास सिस्टम होता है वो होता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है बेसिकली ये हम यहाँ पर देखेंगे इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, फर्ज करें आपके पास वेक्टर की कोई भी वैल्यूज दे दी जाती है। अगर तो दो वैल्यूज दी जाती है इसका मतलब है कि आपको 2D की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो आपने 2D में ही रहना, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों के लिहाज से आपने जो है वो वेक्टर को ड्रॉ करना है। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर एक्सिस की वैल्यू 5 दे दी जाती है और वाई एक्सिस की वैल्यू 10 दे दी जाती है। तो हमने यहाँ से पॉइंट्स करने हैं कि एक्स एक्स के लिहाज से यहाँ से 5 हो और वाई एक्सिस के लिहाज से हमने देखना 10। तो हम इस तरह से एक वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर देंगे। अगर हमें तीन वैल्यूज दी गिवन हो तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख के जज करके हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन से वेक्टर से मुराद है कि आप वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, डिवाइड कर दें। लाइक ये आपके पास वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन अगर आप इस पे देखेंगे तो ये टी के लिहाज से हो जाएगा। अगर इसका प्रोजेक्शन जो है वो इस एन एक्सिस पे देखेंगे तो ये एन बच जाएगा। इसको सिंपल वे से समझाने के लिए एक्स एक्सिस के लिहाज से मैं बताती हूँ तो वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। लाइक ये डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और दूसरी वाई एक्सिस है, मतलब हमारे पास 2D प्लेन है। अब इसमें हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब ए का प्रोजेक्शन या ए का साया जो एक्स एक्सिस पड़ेगा उसको हम ए एक्स का नाम देंगे। जो इसको इस तरह से हम इसका जो साया इस तरह से ड्रॉ करें, मतलब डॉटेड लाइन से इसके एरो हेड से हम वाई एक्सिस पे ले जाके हम देखें कि इसका वाई एक्सिस पे इतना असर पड़ रहा है या इतना इसका साया पड़ रहा है, तो उसको हम ए वाई का नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ए वाई है यहाँ से लेके यहाँ तक उसको हम अगर यहाँ पर प्लेस करते हैं तो हमारे पास हेड टू टेल रूल बन जाता है। इसी डायग्राम को देखने आप इसमें जैसे ये देखें हमारे पास जो है वो ये एक्स एक्सिस वाली प्लेन है और ये जो ए वाई था इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर सिंपली प्लेस किया है इस डायग्राम में। तो ये अगेन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये हेड टू टेल रूल बन गया है। तो हेड टू टेल रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ए हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब आई और जे से मुराद कोई नई बात नहीं है। जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा था आई से मुराद क्या है, इसकी पोजीशन को शो करने के लिए जो हमने वेक्टर जो है वो शो किया यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, एक्सिस की डायरेक्शन आई से शो हो रहा है और जे की डायरेक्शन जो है वो इस से शो हो रही है वाई एक्सिस से। तो इसको जब हमने कहा है कि ये दोनों जो हैं वो इसके कंपोनेंट्स है तो ऑब्वियस ही बात है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास वापस ये वेक्टर आ जाएगा। अब 2D वेक्टर्स में अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखें तो इसमें क्या आता है हमारे पास, हमने ये डिसाइड कर लिया ये हमारे पास इसका प्रोजेक्शन जो है वाई एक्सिस पे ए एक्स है और वाई एक्सिस पे हमारे पास ए वाई है। ठीक है, तो अगर हम एंगल के लिहाज से बात करें ये एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है, तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास ए वाई है और हाइपोटेनियस हमारे पास ए है, मतलब ए वाई डिवाइडेड बाई ए। यहाँ से जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे साइन थीटा के एंगल में तो हम यहाँ से हम ए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए वाई यहाँ पर रह जाएगा, साइन थीटा जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास ए वाई की वैल्यू होगी। बिल्कुल इसी तरह से हम इसी ट्राइंगल को, ये जो राइट ट्राइंगल है इसको हम cos थीटा के लिहाज से देखते हैं। तो cos थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या है ए एक्स है और हाइपोटेनियस हमारे पास ए है। ठीक है, हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की,
यहाँ से हम AX की वैल्यू निकालेंगे। AX की वैल्यू हमारे पास आएगी A cos थीटा। सिंपल वे हमें कह सकते हैं कि हम जो y एक्सिस में हमारे पास AY आता है उसकी वैल्यू आएगी A sin थीटा। जो x एक्सिस पे हमारा जो प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं वो आएगा AX इज इक्वल टू A cos ऑफ थीटा। ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास आके 2D के केस में। अब हमें पता है कि हमने जो डायरेक्शन शो करनी है AX x एक्सिस की डायरेक्शन में, साथ में आई आ जाएगा। y एक्सिस की जो डायरेक्शन हमने शो करनी है वो j आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे सिंपल वे में हमने देखा था लास्ट टाइम भी, ये ए वाई को हमने सपोज कर लिया था कि हम इसको यहाँ से ये और ये बराबर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है हम इसकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी ना, इसको यहाँ रहने दें या इसको यहाँ पर इसके साथ प्लेस करते हैं हेड टू टेल रूल करने के लिए। तो जब हम यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ये राइट ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, राइट ट्रायंगल में हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। अगर उर्दू में आपने पढ़ा तो उस मसला फिसागोरस के नाम से हम उसको जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, उसमें हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ए का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पर सिंपल ए की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज करेंगे तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। दूसरा, जब हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी होती है तो हम tan थीटा को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए वाई और बेस हमारे पास क्या है ए एक्स है। ठीक है, तो हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम tan को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो tan इनवर्स बन जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। ये हमारे पास डायरेक्शन की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी हो या एंगल फाइंड करना हो तो हमारे पास इस फॉर्मूले से आ जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर हमने वेक्टर का इस वेक्टर का फाइंड करना हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। मीन्स टू से अगर हमें कोई वेक्टर गिवन हो, फर्स्ट करिए हमें ए वेक्टर गिवन है। ठीक है, ए वेक्टर गिवन है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक्स एक्स के लिहाज से हम इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे, वाई एक्सिस के लिहाज से हम इसका वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, इन दोनों का सम का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का ये स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर लेंगे, फिर इन दोनों का सम और देन स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर हमें स्पेसिफिक एंगल बी फाइंड करना है कि ये जो थीटा है इसकी क्या वैल्यू है, तो हम सिंपल tan इनवर्स करके ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो थीटा भी आ जाएगा। अब हमने पहले बात की थी 2D वेक्टर्स की, अब हम बात करते हैं 3D वेक्टर्स की। ठीक है, तो 3D वेक्टर्स में और 2D वेक्टर्स में क्या होता है, इसमें सिंपल एक चीज मजीद ऐड हो जाती है, वो हमारे पास कौन सी चीज आ जाती है, एजी। ठीक है, एजी हमारे पास ऐड हो जाता है। इसमें क्या है, वही की वही पहले बातें, जैसे पहले हमने ए एक्स आई पढ़ा था प्लस ए वाई जे पढ़ा था, अब साथ में ए जी के आ गए। ठीक है, ये कैलकुलेशन ये स्टेप्स, दो तीन स्टेप्स में इसको बताया। इसको अगर आप इतने ज्यादा स्टेप्स को फॉलो ना भी करें, आप डायरेक्टली इसको इस तरह से लिखते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हमारे पास ये देखें, अब इसमें ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास में तीन ऑप्शन आ जाते हैं इसको प्रेजेंट करने के। ठीक है, स्पेस के लिहाज से भी हमें इसको देखना पड़ता है। जो जी एक्सिस है उसको हमने स्पेस का नाम भी दिया हुआ है, जो हमारे पास थर्ड वन कोऑर्डिनेट जो आता है। 2D की बात तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर हमने 3D के लिहाज से देखें, वो जो लास्ट टाइम अगर आपको ये वाली डायग्राम क्लियर नहीं है तो वो मजीद क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्शन देखा था सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिहाज से। अब यहाँ पर तीसरे के लिहाज से भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास ए कोई भी वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के लिहाज से हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, ए एक्स आता होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर वे से अगर थीटा के लिहाज से वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल एक्स एक्सिस के नाम साथ बन रहा है उसको हमने अल्फा का नाम दिया। ठीक है, तो अल्फा अगर हमने cos अल्फा फाइंड करना हो, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास जो एंगल बन रहा होता है या जो हम कंसीडर करते हैं वो हमारे पास cos अल्फा ही बन रहा होता है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो है वो प्रूव भी किया था, एक्स एक्सिस के साथ cos थीटा आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर थीटा की बजाय अल्फा, तो cos अल्फा की जब भी हम बात करेंगे तो cos थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, ए एक्स है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए है। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट की, यहाँ से हम ए एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3D के केस में हमारे पास आ जाएगी ए cos अल्फा। ठीक है, अगर 2D की बात याद हो तो उसमें और उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे एंगल थीटा लिया तो यहाँ पर हमारे पास आया था ए cos थीटा, ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम वाई एक्सिस के लिहाज से cos थीटा देखेंगे, अब इस एंगल का जो प्रोजेक्शन है, पहले हमने एक्स एक्सिस के लिहाज से देखा था, अब हम इसका प्रोजेक्शन
वाई एक्सिस के लिहाज से देखेंगे तो इसका जो साया वाई एक्सिस पे पड़ रहा होगा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो उसमें जो है वो हम एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें जो है वो कॉस की अगर वैल्यू हम देखें तो क्या होती है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो बेस आएगी ए बाय और हाइपोटेनियस हमारे पास ए है। ठीक है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और ये इसका परपेंडिकुलर है। तो ए बाय डिवाइडेड बाय ए, तो ये हमारे पास आंसर आएगा ए बाय इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। अब जब हम थर्ड वन की बात करते हैं कंपोनेंट की, अब हम जी के लिहाज से देते हैं। अब हम ए का प्रोजेक्शन जो है वो जी के लिहाज से देखते हैं। तो जब ए का प्रोजेक्शन हम जी के लिहाज से देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा कॉस गामा इज इक्वल टू ए जी डिवाइडेड बाय ए। सेम वही फार्मूला जैसे कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इसमें हमारे पास जो बेस है वो ए जी है। ठीक है, ये हमारे पास बेस है, ये ए जी है और हमारे पास हाइपोटेनियस है वो कैपिटल ए है। तो हम इसको इस तरह से वैल्यूज पुट करके यहाँ से ए जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम इन तीनों को अगर हमने कंबाइन करके लिखना हो, अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों एंगल को हमने अलग अलग देख लिया कि इसका अल्फा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल जो है वो अल्फा बन रहा है। इसी वेक्टर का यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एंगल वो बीटा बन रहा है। इसी वेक्टर का यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है उसको हमने गामा बना दिया। ठीक है, तो तीनों को हम सम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स आई, ए वाई जे एंड ए सी के, तीनों से हम करेंगे। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड में जो हमने लास्ट टाइम 2D की बात की थी तो ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर पड़ा था, अब साथ में एक तीसरा कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा ए जी। ठीक है, जब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमने ए अल्फा बीटा एंड गामा इन सब की अलग अलग वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वो वैल्यूज जो है वो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बस उनको एक ही जगह पे समराइज फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ। अब है इनको ऐड करना। ठीक है, वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट कर लेते हैं। अब पहले तो हमने एक ही वेक्टर को लिया था ना, जिसे हमने ए का नाम दिया था। अब हम दो वेक्टर्स को ऐड करें। एक वेक्टर हमारे पास ए है और एक हमारे पास वेक्टर बी है। लाइक हमारे पास जैसे यहाँ पर एक ही वेक्टर है ना ए, अगर हमारे पास कोई और वेक्टर बी भी हो और हमने उसको भी ऐड करना तो हम उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ जाए। हमने जब नेक्स्ट करना हो, सॉल्यूशन को फाइंड करना हो, तो हम डायरेक्टली इस फार्मूले में इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास वेक्टर ए और वो 3D में है। ठीक है, तो उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। इसी तरह से बी वेक्टर है तो उसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ए प्लस बी, इन दोनों का सम। इसमें हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज हैं वो ए की वैल्यू पहले पुट कर लेंगे, फिर सम कर लेंगे उसमें बी की वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि एक्स कंपोनेंट जो है वो एक्स कंपोनेंट को अलग कर लेना है। ठीक है, जैसे ए एक्स है और बी एक्स है, ये दोनों जो है वो किसमें आई की डायरेक्शन में है, तो आई इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ए वाई और बी वाई ये दोनों सम हो जाएंगे और जे कॉमन हो जाएंगे। इसी तरह से ए सी और बी सी ये दोनों सम हो जाएंगे और के बाहर आ जाएगा। ये एज इट इज जो है वो मैंने जैसे आपको बताया इस इक्वेशन में जस्ट इतना लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यूज है उनको हमने एक साइड पे कर लिया है, जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स और ए वाई प्लस बी वाई इनको एक साइड पे कर लिया और ए वाई प्लस ए जी प्लस बी जी। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट सिंपल उसके रिजल्टेंट को शो करने के लिए बताया हुआ है कि ये वाला जो एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट है वो एक्स प्लस बी एक्स है और वाई एक्सिस का जो रिजल्टेंट है वो आर, उसको हमने आर वाई का नाम दिया, तो यहाँ पर ए वाई प्लस बी वाई है। और जेड एक्सिस का जो है वो मेरे पास रिजल्टेंट है वो ए जी प्लस बी जी। ठीक है, ये दो है, तो बस इनको अलग अलग करके रख लिया कि अगर आपके पास जो है 3D प्लेन हो, ठीक है, और उसमें आपने वेक्टर्स को दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, तो आप एक्स कंपोनेंट अगर फाइंड करने का कहा जाए तो आप सिंपल जो है वो बगैर इन सारी कैलकुलेशंस के जो जनरल फार्मूला फॉलो करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स अगर करेंगे तो आपके पास एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। वाई एक्सिस के अगर आपने सम करने होंगे ए वाई प्लस बी वाई करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर जी में आप करेंगे तो ए जी और बी जी इन दोनों का एडअप करेंगे तो आपके पास जी का रिजल्टेंट आ जाएगा। ये तो सिंपल इनकी डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं आई जे एंड के। अब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का हमारे पास दो वे होते हैं। इसमें पहले वे में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर फर्स्ट करें हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर के साथ, तो हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा। नया वेक्टर किस तरह से आएगा, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कोई पॉजिटिव नंबर है, लाइक ए है, आपके पास ओरिजिनल वेक्टर, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, तो आपको पता है ए जो है वो वेक्टर है, 2 आपके पास स्केलर है, तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a बन जाएगा। इसका ये मतलब है कि पहले वेक्टर से इसकी डायरेक्शन 2 की नहीं होगी। ठीक है,
सॉरी मैग्नीट्यूड दोगुना होगा और इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी क्योंकि ये पॉजिटिव स्केलर है। अगर हम नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्ज करें हम a को -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा 3 गुना, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब लास्ट टाइम तो हमने बात की थी पहले वे की, मैंने कहा था ना आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जब आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले में ये आता है कि मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर, की एक वेक्टर को आपने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन में है कि आपने वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई किया। तो इसमें आपके पास दो रूल्स होते हैं जिनको आप एक को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, फर्स्ट वे में क्या है कि आप क्या करते हैं, दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट में क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इसकी एग्जांपल्स भी आगे आएंगी। अब इसमें सेकंड वे में क्या होता है कि आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आपको एट द एंड रिजल्ट में भी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होती है। स्केलर प्रोडक्ट की जब भी हम बात करते हैं, इसमें डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हम जो दो वेक्टर लेते हैं तो दरम्यान डॉट लगाते हैं, जब डॉट को हमने हटाना होता है तो हम यहाँ पर cos थीटा लगाते हैं। ठीक है, या आप यूं कह लो कि हम a का प्रोजेक्शन जो है वो b पे देख रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था ना, जैसे अगर पिछली स्लाइड का आपको याद हो तो उसमें a और b जो था उसके साथ क्या था, cos थीटा था। ठीक है, तो हम इसका प्रोजेक्शन अगर इसके साथ ऊपर देखेंगे तो a cos थीटा लेंगे, अगर b का प्रोजेक्शन a के ऊपर लिखेंगे तो हम a cos थीटा, इस तरह से हम इसके लिहाज से लेंगे। तो ये प्रोजेक्शन की बात हो रही है। तो अगर सिंपल वे में आपने याद रखना हो तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इस डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर हम जो एंगल प्लेस करेंगे वो cos थीटा का होगा। तो इसकी एग्जांपल ये है हमारे पास वर्क डन। वर्क डन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये प्रोडक्ट होती है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन रिजल्टेंट में हमारे पास क्या आ रहा है, वर्क डन, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की पहली एग्जांपल है, ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। अब है ज्योमेट्रिकल वे में अगर देखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट क्या करती है, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करती है। द मैग्नीट्यूड वन ऑफ द वेक्टर एंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। मींस जो इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक का और दूसरे की स्केलर कंपोनेंट ले लेती है और डायरेक्शन एक ही रहती है। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में भी देखा था, अगर वहां से आपको क्लियर ना हो तो इस डायग्राम से इजीली आ जाएगा। जहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन की बात की थी, तो a डॉट b की जब हम बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि जब हम डॉट को हटाएंगे तो a लेंगे और साथ में b cos थीटा। b cos थीटा से मुराद है कि b वेक्टर का जो प्रोजेक्शन a पे पड़ेगा, ठीक है, इसका जो साया a पे पड़ेगा उसको हम cos थीटा के साथ रखेंगे। लाइक a ले लिया हमने और साथ में b cos थीटा, इसका प्रोजेक्शन इस पे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि हम b को एज इट इज ले लें, ठीक है, और a का प्रोजेक्शन ले लें b के ऊपर। ठीक है, तो जब हम a का प्रोजेक्शन b के ऊपर लेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे a cos थीटा। ठीक है, तो a b cos थीटा लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। ये cos प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि आप इसको इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, दोनों एक ही चीज है। उसकी प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन देखते हैं। इसमें यही बात बताई हुई है कि इसकी जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव से मुराद होता है कि आप a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, दोनों एक ही चीज है, इनका आंसर हमेशा सेम आएगा। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी ये कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ओवर एडिशन। मीन टू से अगर a डॉट b प्लस सी हो तो आप इसको इस तरह से कर लो, या आप a को b के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो और a को c के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। जब इनको सम करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। अब हम थर्ड प्रोडक्ट का लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट में जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो हमेशा वैल्यू जीरो होती है। तो ये ऑब्वियसली बात है, a डॉट b है ना हमारे पास, तो डॉट हटा के हमने ऑब्वियसली cos थीटा ही लगाना है। तो जब हमारे पास 90 की वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर होंगे वेक्टर्स, तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो cos 90 जो होता है वो हमारे पास जीरो होता है। तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब अगर दोनों पैरेलल में जा रहे हो तो पैरेलल में हमें पता है कि एंगल जो है वो जीरो होता है। तो cos जीरो को हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है 1, तो यहाँ पर a डॉट b हमारे पास a b के बराबर आ जाएगा, तब दोनों वेक्टर्स पैरेलल जा रहे हैं। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की एक और एग्जांपल देखें प्रॉपर्टी की, तो उसमें क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट एंटी पैरेलल, मतलब एक वेक्टर इस साइड में जा रहा है और दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एंटी पैरेलल जा रहे हैं, तो उनके दरमियान जो एंगल है वो
180 का बन रहा होता है, ठीक है। तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो इसका जो है वो, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव आएगी, लेकिन मैक्सिमम आएगी। लेकिन जैसे हमारे पास लास्ट टाइम क्या थी, जब 0 था और पैरेलल था तो हमारे पास प्लस ए भी वैल्यू आई थी और यहाँ पर माइनस ए भी आएगी, मतलब आई मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन नेगेटिव आई है। अब इसकी सिक्स प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी में क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, ठीक है। मतलब ए को अगर हम ए के लिहाज से ही देखें तो हमारे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड का स्केयर किस तरह से आएगा, अगर हम ए को एक से करेंगे तो हम लिखेंगे, डॉट को हटा देंगे तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। अब दोनों वेक्टर जो है वो, मतलब एक वेक्टर दूसरे के ऊपर ही हम ले रहे हैं तो उन दोनों के दरमियान एंगल तो कोई नहीं बन रहा, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये ए स्केयर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर को उसी के लिहाज से उसकी डॉट प्रोडक्ट ली जाए या स्केलर प्रोडक्ट ली जाए तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर आ जाता है। अब इसका लास्ट वन जो है वो सेवंथ वन है स्केलर प्रोडक्ट का, कि सेम यूनिट एंड टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज 0। मतलब ये कि अगर आई और आई, ठीक है, आई और आई का क्या मतलब है कि हम एक वेक्टर को उसी वेक्टर के लिहाज से, आई और आई का मतलब यही वाला हो जाएगा कि एक वेक्टर है उसको उसी के लिहाज से हम देख रहे हैं, तो इनके दरम्यान एंगल कितना बन रहा है 0, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आई डॉट आई लें, मतलब दोनों पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो जब cos 0 हो तो हमारे पास वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर भी सेम 0 एंगल आएगा तो cos 0 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी cos 0। लेकिन जब हम इसकी बात करें आई डॉट जे की, तो हमें पता ही एक्स एक्सिस का होता है और ये वाई एक्सिस का पोजीशन वेक्टर होता है, इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री का। इस तरह से जे और के जो है इनके दरमियान भी एंगल 90 डिग्री का होता है, के और आई के दरमियान भी 90 डिग्री है। तो जब जब cos 90 आएगा तब तब इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो जब दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन होगी तो इनकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। जब दोनों एंटी वो जो परपेंडिकुलर होंगे, जब परपेंडिकुलर होंगे तब इनकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। अब है स्केलर प्रोडक्ट को अगर हम यूज करते हैं कंपोनेंट के लिहाज से, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें देख के लंबी चौड़ी लग रही है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। फर्स्ट करें, बिल्कुल लास्ट वाला जो जो हमने अडॉप्ट किया था बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। इसमें हम देख लेते हैं, दो वेक्टर है हमारे पास, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है। हमने उनको तीनों कोऑर्डिनेट के लिहाज से देखना है, वाई एक्स और जी तीनों के लिहाज से। तो हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ए की वैल्यूज लिखेंगे, फिर हम बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको खोलते जाएंगे। ए एक्स को लेके इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर ए वाई को लेके इन सब के साथ मल्टीप्लाई, फिर ए जी को लेके इन सब के साथ मल्टीप्लाई, वन बाय वन। पहले एक्स आई लिखा इस तरह से, फिर ए वाई जे लिखा, फिर सबके साथ, फिर ए जी लिखा, फिर सबके साथ, ठीक है। अब इनको जब हमने सबको इनको खोल के लिख लिया तो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब हम इनमें देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इनको ज्यादा अब अरेंज नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटिस कर लेंगे आई और आई की, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी, ठीक है। यहाँ पर देख लो, आई और आई की जब भी हम बात करेंगे 1 आएगी, जे और जे की जब भी हम बात करेंगे 1 आएगी, के और के की जब भी बात करेंगे 1 आएगी, ठीक है। इसी तरह से जब आई और जे की बात करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री है एंगल। जे और के दरमियान भी 90 है तो भी 0, के और आई के दरमियान भी 90 डिग्री है एंगल तो भी 0, क्योंकि हमें पता है cos 90 जब जब आएगा वैल्यू 0 कर देगा। वही का वही रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आई और आई की वैल्यू आई 1 लिख दिया, आई और जे की वैल्यू आई 0 लिख दिया, आई और के की वैल्यू आई तो भी 0, क्योंकि इनके दरमियान भी 90 डिग्री आएगा। इसी तरह से हमने ऑब्जर्व करते जाना और वैल्यूज को पुट करते जाना है। एट द एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज बचेंगी जो सेम के साथ होंगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। एट द एंड हमारे पास जब हम ये वैल्यूज इसी तरह से पुट कर लेंगे तो हमारे पास बचेगी ए एक्स बी एक्स, क्योंकि इसके साथ 1 था। इसी तरह से ये वैल्यू बचेगी और इसी तरह से हमारे पास ये बचेगी, ये वाली डायगोनल वैल्यूज हमारे पास बचेंगी, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी, जस्ट ये वैल्यूज हमारे पास बचेंगी। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात हो, ठीक है, हम दो प्रोडक्ट ले रहे हो दो की, ठीक है, दो वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर ए हो और दूसरा बी हो, तो हमें इसकी डॉट प्रोडक्ट लेने का कहा जाए तो हम ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर किए बगैर हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट या इसको हम नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।